नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी परीक्षा से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये समुच्चय क्या होता है। देखिए, अगर बहुत ही साधारण सी भाषा में मैं आपको बताऊँ तो हमारा जो समुच्चय होता है वो एक प्रकार का समूह होता है। समूह यानी कि सेट। अब हम किसको समूह कहेंगे और समुच्चय कैसा समूह होता है वो हम बात करते हैं। देखिए, समूह एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कई सारे अवयव रहते हैं और समुच्चय एक ऐसा समूह होता है जिसके सभी अवयव किसी एक विशिष्ट गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। देखिए, चलिए मैं आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि आप नदियों का एक समूह बनाइए, तो आप नदियों का जब समुच्चय बनाते हैं एक, तो उसमें आप लिख सकते हैं गंगा है, नर्मदा है, यमुना है और नील है और ऐसी बहुत सारी नदियाँ। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आपको भारत की नदियों का समुच्चय बनाना है, तो भारत की नदियों का समुच्चय आप बनाते हो तो आप लिख सकते हो इसमें गंगा है, नर्मदा है, ताप्ती है, लेकिन आप इसमें नील, अमेजन जैसी नदियों का नाम नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये भारत की नदियाँ नहीं हैं, ये किसी अन्य देश की नदियाँ हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर केवल भारत की नदियों की बात की जा रही है तो हमको इसमें केवल वही अवयव लेने हैं जो कि भारत से संबंधित हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी समूह समुच्चय तब कहलाता है जब उसके सभी अवयव किसी एक विशिष्ट गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने ऑप्शंस पर आते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो देखिए, रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कि आपके जो अवयवों की संख्या है वो शून्य होती है और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है वो है परिमित समुच्चय। देखिए, परिमित समुच्चय क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। परिमित समुच्चय जो हमारा होता है वो होता है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। अवयवों की संख्या सीमित होती है, वो हमारा कहलाता है परिमित समुच्चय। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपसे 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय बनाना है तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपकी 10 तक की संख्याओं का समुच्चय हो गया है। ठीक है, लेकिन जब अगर आपसे कहा जाए कि आपको अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाना है तो देखिए उसको हम देखेंगे आपका अपरिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारा अपरिमित समुच्चय जो है वो परिमित समुच्चय का उल्टा है। यानी कि अगर परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित होती है तो इसमें अवयवों की संख्या कैसी होती है? असीमित होती है। अवयवों की संख्या असीमित होती है। ठीक है, इसमें हमारी अवयवों की संख्या जो है वो असीमित होती है। ठीक है, तो कैसे? कि देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाना है, अब अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी? देखिए, अभाज्य संख्या वो होती है जिसका एक और एक के अलावा वो स्वयं एक गुणनखंड होता है, इसके अलावा उसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, वो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। क्योंकि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। देखिए, 9 एक विषम संख्या है लेकिन 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि वो 3 से भी कट जाती है और 3 उसका एक गुणनखंड होता है। उसके बाद हमारी 11 है, 13 है और ऐसे ही अनंत तक ही हमारी चली जाती है, इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो देखिए, इसमें जो अवयवों की संख्या है वो हमको ज्ञात नहीं है क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो अनंत तक जा रही हैं, तो इसमें हम नहीं बता सकते कि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो देखिए, हम अब अपने सवाल पर आते हैं। हमारे सवाल में क्या कहा गया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, जब हम सम अभाज्य संख्या की बात करते हैं, सब अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, तो केवल 2 हमारी एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो। ठीक है, तो जब ये 2 है तो इसमें हमको दिख रहा है कि जो सम अभाज्य संख्या है इसमें अवयव 1 है, यानी कि अवयव हमारा सीमित है।
तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा परिमित समुच्चय होता है। तो ये हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए अपने दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब इसको हम सीधे अपने ऑप्शंस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या परिमेय संख्या के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। देखिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q जो है वो हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं, और जहाँ Q बराबर नहीं होता है 0। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि Q बराबर हम 0 नहीं ले सकते। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा P बराबर 1 हो और Q बराबर 2 हो तो हम इसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 हमारी जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए मैंने क्यों कहा कि Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम Q बराबर 0 लेते हैं और जब 1/, इसको 0 लिखते हैं तो इसका हमारा जो मान है वो हो जाता है अनंत। तो हम जब किसी भी संख्या के बटे में 0 रखते हैं तो वो अनंत के बराबर हो जाती है। तो इसलिए Q बराबर यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, यानी किसी भी भिन्न के हर में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। तो चलिए अब अपने ऑप्शन पर आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है √5। देखिए आपको परिमेय संख्या के संबंध में एक बात और ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी ऐसी संख्या जिस पर रूट रहता है वो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका कि कोई एक वर्गमूल है तो वो हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर √5 है तो इसका कोई वर्गमूल आगे नहीं निकलता है। लेकिन अगर यहाँ पर √4 होता तो हम जानते हैं इसका वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मानकर इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर √5 जो है इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। √7 भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पर बचा हुआ है 22/7 और एक बचा हुआ है पाई। अब यहाँ बहुत से लोग इसमें सोच रहे होंगे कि जो पाई का मान है वही तो 22/7 होता है, तो ये दो जगह ऑप्शन में क्यों दिया हुआ है। तो देखिए इस बात को भी आपको समझा देता हूँ कि ये ऑप्शन में क्यों दिया हुआ है। देखिए पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो होती है 3.1415926535 और ऐसे ये अनंत तक चली जाती है, क्योंकि अभी तक पूरी वैल्यू पाई की कैलकुलेट नहीं की जा सकी। ठीक है। अब बात करते हैं कि फिर ये 22/7 क्या है जिसको हम पाई की जगह पर रखते हैं। ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है, यानी कि ये लगभग का मान होता है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसमें आता है 3.142857142857 और ऐसे ये डेट अनंत तक चलती जाती है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी अपरिमेय होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए परिमेय संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जिसमें दशमलव के बाद जितने अंक आ रहे हैं, अगर कोई अंक समूह में जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 4 आ रहा है, 1 5 आ रहा है, 9 2 आ रहा है। यहाँ पर कोई भी संख्या ग्रुप में जो है वो पुनरावृत्ति उसकी नहीं हो रही है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जबकि हम पहली वाली वैल्यू में देखते हैं तो इसमें दशमलव के बाद 14 आया, फिर 28 आया, फिर 57 आया, उसके बाद फिर से 14 आया, फिर से 28 आया, फिर 57 आया। तो यहाँ पर जो है वो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हमारी 22/7 जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगी और पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने नए सवाल की ओर चलते हैं। तो बच्चों आइए अपने नए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो दिया हुआ है, यदि f(x) बराबर है √x प्लस √a-x तो f(a-x) की वैल्यू हमको याद करनी है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको f(a-x) की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमको दिया गया है f(x) बराबर √x प्लस √a-x जो हमने यहाँ पर लिख लिया है, और f(a-x) की वैल्यू हमको याद करनी है। देखिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोष्टक में जो भी लिखा रहता है, चाहे वो कोई आपका अंक हो या आपका कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर हो, उसको ही हम पूरे इक्वेशन में x की जगह पर रखते हैं। ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ पर हम f(a-x) को लिख लेते हैं। हमारे जो इक्वेशन है वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कोष्टक में जो भी लिखा रहता है उसको ये हम x की जगह पूरे समीकरण में रखते हैं।
तो यहाँ पर ए माइनस एक्स किसकी जगह पर लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस समीकरण में एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, रूट के अंदर ए है तो ए रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, और एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए माइनस के एक्स, जो कि हमने इसमें रख दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जैसे कि तैसे हम लिखेंगे ए माइनस एक्स प्लस रूट, ए का ए आ जाएगा माइनस, इसका ए का माइनस में गुणा होगा तो माइनस का ए, माइनस एक्स का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए जैसे कि जैसा आ जाएगा, प्लस रूट के अंदर क्या बचा है, ओनली एक्स बचा हुआ है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमको यहाँ पर वही प्राप्त हो गया है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है वही हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि एफ ए माइनस एक्स जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एफ एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी एफ ए माइनस एक्स की, तो एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, एफ एक्स। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर एफ एक्स, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वो दिया हुआ है, यदि x प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी तथा बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी का महत्तम समावर्तक है, तब निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पर जो x प्लस 2 जो दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है, वो इन दोनों समीकरणों का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो HCF है वो होता क्या। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दोनों इक्वेशन को विभाजित करती है, यानी कि जब हम किसी मान लीजिए किसी संख्या का जब हम HCF की बात करते हैं तो कोई भी संख्या का जो HCF होता है तो वो है बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, यानी कि जब हम उस बड़ी से बड़ी संख्या से उन संख्याओं में भाग देते हैं तो उनका जो शेषफल है वो हमको शून्य प्राप्त हो जाता है, तो वो हमारा कहलाता है HCF। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, डाल के हम लिखेंगे, हमको दिया हुआ है कि x प्लस 2 जो है वो हमारा क्या है, इनका HCF है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 जो है इनका एक शून्य भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x बराबर माइनस के 2। अब यहाँ पर हमको जो समीकरण दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दिया हुआ है बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस के सी बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इस समीकरण 1/2 में x बराबर ऋण के 2 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की जगह पर -2 रख देते हैं, a की जगह पे a आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर -2 आ जाएगा और इसका पावर 2 हो जाएगा। यहाँ b की जगह पर b आ जाएगा, x की जगह पर -2 आ जाएगा और c को हम जैसे कि जैसा रख देंगे बराबर 0। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसी प्रकार इसमें हम b का b रख देंगे, x की जगह पर -2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और a की जगह पर a आ जाएगा, x की जगह पर -2 आ जाएगा और यहाँ पर c आ जाएगा और बराबर 0। यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको अपने ऑप्शंस को एक बार देखना है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे समीकरण में c दिया हुआ है जबकि ऑप्शंस में c गायब है, तो सीधी सी बात है कि हम इन दोनों ऑप्शन इसमें से c को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a आ जाएगा हमारा प्लस का 4a माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2b प्लस का c और बराबर 0। उसी के साथ यहाँ पर भी 4b प्लस का 4b, यहाँ पर भी प्लस के 2a और प्लस का c बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले तो इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं।
हमारा यानी कि ये ए है तो ए के नीचे ए लिख देंगे 4a + 2b + c बराबर 0। इसी के साथ जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4b जो है वो b के नीचे आएगा और ये 2a है a के नीचे आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2a + के 4b + के c बराबर 0। अब हम यहाँ से c को कैंसिल आउट करेंगे तो इन सबके हम चिन्ह नीचे बदल देते हैं, a माइनस a माइनस a माइनस, ठीक है। यहाँ से c से c कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है 4a में से माइनस का 2a गया तो यहाँ पर बचा है 2a, ठीक है, प्लस नहीं, यहाँ पर -4b में से प्लस का 2b जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का 2b बराबर 0। अब इसको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या बचा है 2a माइनस के 2b बराबर 0। 2a बराबर जब निकालेंगे तो 2b का पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा a बराबर b, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है। देखिए हमारा जो ऑप्शन सी है इसमें इस आंसर को दिया हुआ है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने नए सवाल की ओर चलते हैं।